A Roadside Stand Poem written by Robert Frost. Hello everyone, I am Ruchika from English Academy. आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोएम 5 A Roadside Stand को पढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, पोएम को समझेंगे और साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू गिव यू अ रिमाइंडर. अगर आपको रोड साइड स्टैंड के MCQs चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, या अगर आपको इसकी समरी देखनी है, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. अब आपने देखा होगा कई बार सड़क के किनारे एक शेड सा लगा होता है जहाँ पर बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो ही अपने खेतों में उगाई गई सब्जियां और फ्रूट बेच रहे होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एक रोड साइड स्टैंड को फ्रॉस्ट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं इन लोगों को जिन्होंने ये स्टैंड सेटअप किया है. वो लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, वो लोग क्या उम्मीद रखते हैं आने जाने वाले लोगों से जब वो ये स्टैंड लगाते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इनके लिए क्या करते हैं या इनके साथ किस तरह के वादे करते हैं जो वो कभी पूरा नहीं करते. तो बेसिकली फ्रॉस्ट इज़ हैविंग लॉट ऑफ पिटी फॉर दीज पीपल, लेकिन बिना किसी पिटी के, बिना किसी दया के, बिल्कुल क्लियर पिक्चर उन्होंने यहाँ पर शो की है. और उनके अंदर इन स्टैंड वालों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी और इंसानियत देखने को मिलती है. तो चलिए ये पोएम को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. First of all, let us try to understand this by knowing the word meanings. अब pathetically का क्या मतलब होता है? Pathetically का मतलब है to arouse pity by showing sadness. मीन्स आप इस तरह से दिखने में, आपका जो अपीयरेंस है वो ऐसा है कि आप बहुत दुखी हैं और दूसरे व्यक्ति के दिल में आपको देखकर आप पर तरस आ जाता है. पैथेटिकली, ठीक है. प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट करना, दलील करना. आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ दे दे, आप प्लीड कर रहे हैं. प्लेड इज द पास्ट टेंस ऑफ प्लीड. डोल ऑफ ब्रेड, डोल का मतलब है अ शेयर और अ पोर्शन ऑफ समथिंग. तो आप यहाँ पर डोल ऑफ ब्रेड कह रहे हैं, मीन्स अ पोर्शन ऑफ ब्रेड. ब्रेड यहाँ इंडिकेट करता है किसी भी खाने की चीज को. अब यहाँ पे जब लिखा है द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर ऑफ सिटीज यहाँ पे फूलों को इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन उन डेलिकेट लोगों को इंडिकेट कर रहा है. द डेलिकेट पीपल हु लिव इन द सिटीज. सिंकिंग मीन्स पानी में डूब जाना, एंड विदरिंग मीन्स मुरझा जाना, और फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना. तो अब हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिया, हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. अब यहाँ पे देखिए लिटिल वर्ड को रिपीट भी किया जा रहा है. क्यों रिपीट किया जा रहा है? यहाँ पे 2 बार पोएम ने लिटिल लिटिल बोला, क्योंकि वो इसे स्ट्रेस करना चाहते हैं, उस पर वजन डालना चाहते हैं. इसे कहेंगे हम रेपिटेशन. और उन्होंने लिटिल वर्ड को रिपीट क्यों किया है? ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो घर है और उसके बाहर जो शेड लगा हुआ है दोनों ही बहुत छोटे हैं, टू इंडिकेट दैट द पीपल आर पुअर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. वो कहते हैं कि एक छोटा सा पुराना सा घर था और उसके बाहर एक छोटा सा नया सा शेड लगाया गया था. तो देखिए घर ओल्ड था, लेकिन जो उसके बाहर शेड लगाया गया था वो नया था. और ये कहाँ पर था? ये जो घर था और ये शेड था, इसकी लोकेशन थी सड़क के किनारे पर. एज मीन्स किनारा. और वहाँ पर ही जो सड़क थी, वहाँ वो बहुत बिजी रोड थी, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत तेजी से आता जाता था. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. तो ये जो रोड साइड स्टैंड है ये ही इतनी दयावान कंडीशन में था कि ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि लोग उस पर तरस खाएं.
इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें उन लोगों से कुछ खाने की चीज़ का एक हिस्सा चाहिए था, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था? सम ऑफ द मनी। उन्हें उन लोगों से, वो जो आते जाता ट्रैफिक था, उससे क्या चाहिए था? थोड़ा सा पैसा। द कैश whose flow supports the flowers of cities from sinking and withering faint। तो ये शेड वालों को आते जाते हुए ट्रैफिक से थोड़ा सा पैसा चाहिए था, जिसके बहाव से कैश फ्लो करता है ना। जब हम किसी को पे करते हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जब पैसे दिए तो हम कहते हैं कैश फ्लो हो रहा है। तो ये भी चाहते थे कि थोड़ा सा कैश फ्लो होकर इनके पास आ जाए, क्योंकि ये गरीब हैं। और वो कहते हैं कि वो जो कैश है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वही वो कैश है जो कि शहरों के डेलिकेट लोगों को मुरझाने से और बेहोश होने से बचाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम सबको पता है, अगर हमें अच्छे से ज़िंदगी जीनी है तो हमें पैसे चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली पोएट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस शेड को, और वो कहते हैं कि एक छोटे से घर में, पुराने से छोटे से घर में रहने वाले लोगों ने एक शेड लगाया है अपने घर के बाहर। वहाँ पर वो कुछ सामान बेच रहे हैं, और जो ट्रैफिक आता जाता है उससे वो आशा कर रहे हैं कि वो उन्हें कुछ थोड़े से पैसे दे दे। वो पैसे जिनकी मदद से वो लोग जो गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, शहरों में रहते हैं, वो भी मुरझाने से और बेहोश होने से बचे रहते हैं, क्योंकि वो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छी लाइफ जीने के लिए। आगे चलते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene। अब यहाँ पर पॉलिश्ड ट्रैफिक का क्या मतलब है? वो जो गाड़ियाँ हैं जो आती जाती रहती हैं सड़क पे, वो बहुत चमचमाती हैं, चमकती हैं, पॉलिश की हुई हैं, अच्छे से साफ की हुई हैं। पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड मीन्स ये जो ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियाँ हैं, इनका अपने डेस्टिनेशन की तरफ एम होता है कि इन्होंने कहीं पहुँचना है, तो वो इस शेड को नज़रअंदाज कर देते हैं और सीधा अपने एम की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्क्वाश इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, जैसे आप इमेज में भी देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर कद्दू मिलता है उसे स्क्वाश कहा गया है, जो कि गोल्डन कलर का है। क्वार्ट्स इज अ बॉटल और कंटेनर। यहाँ देखिए, लकड़ी के बने हुए जो टोकरे होते हैं उसे कहा गया है वुडन क्वार्ट्स। वॉट्स क्या होते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये जो सिल्वर रंग के निशान हैं, स्मॉल ग्रोथ है जो ये सब्जी के ऊपर, इसे वॉट्स कहा गया है। मार्ड का मतलब है स्पॉइल्ड, खराब कर देना। आर्टलेस का मतलब है बैड, मीन्स टेस्टलेस, कोई काम जो अच्छे से ना किया गया हो। लैंडस्केप होती है सीनरी। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एम करती हुई तेजी से उस शेड को क्रॉस करते हुए निकल जाती हैं। अगर कभी कोई गाड़ी बाय चांस वहां पर रुक भी जाती है तो वो क्या कहते हैं, जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं कार के, वो देखते हैं कि ये जो शेड है इसने इतने सुंदर सीनरी को खराब कर दिया है, क्योंकि शेड तो इतना अच्छा नहीं है, उसका पेंट भी अच्छे से नहीं किया हुआ है, क्योंकि शेड में रहने वाले लोग गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो जो लैंडस्केप है उस जगह का, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसे उस घर ने और शेड ने खराब कर दिया है। नहीं तो वो ये कंप्लेंट करते हैं कि वहाँ पे जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी ठीक से नहीं लगे हुए हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, टूटे फूटे हैं, और वो गलत डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहे हैं। नॉर्थ टर्न रॉन्ग एंड साउथ टर्न रॉन्ग मीन्स वो मुड़ गए हैं और वो सही तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। और फिर पोइट कहते हैं कि ये जो शेड है यहाँ पर क्या क्या कुछ सेल पर पड़ा है। फार्म प्रोड्यूस, जैसे कि वाइल्ड बेरीज जिन्हें के लकड़ी की टोकरियों में सजाया गया है, या फिर क्रुकेड नेक यानी कि टेढ़ी सी गर्दन वाले गोल्डन रंग के स्क्वाश,
जिन पर सिल्वर कलर के दाने से भी हैं, या फिर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो वहां पर जब आप शेड पर खड़े हो जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? शेड पर बिक रही वाइल्ड बेरीज जो कि लकड़ी की टोकरों में रखी गई हैं, क्रुकेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाले गोल्डन रंग के स्क्वॉश जिनके ऊपर सिल्वर रंग के वॉट्स उगे हुए हैं, और तीसरा देखने को मिलता है सुंदर नज़ारा जो कि वहाँ की बैकग्राउंड जो लैंडस्केप है, माउंटेन सीन, उसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो ये तीन चीज़ें उनको देखने को, तो जो भी इस शेड पर रुकता है उसे ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसे लगता है एक तो इस शेड ने वहाँ की सीनरी को खराब कर दिया, फिर वो देखते हैं कि जो डायरेक्शन वाले बोर्ड हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हुए हैं, गलत तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ सेल के लिए जंगली बेरीज पड़ी हुई हैं, स्क्वॉशेस पड़े हुए हैं, और फिर वो देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का। फिर पोएट कहते हैं, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब यहाँ पर वो कहते हैं यू हैव द मनी, तो यू कौन है? वो लोग जो उन कार्स में बैठकर वहां से क्रॉस करते हैं। बट इफ यू वांट टू बी मीन, मीन मीन्स सेल्फिश, मीन्स आप ग्रीडी हैं, पैसा अपने पास ही रखना चाहते हैं। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम अपने पैसे अपने पास ही रखकर क्यों यहाँ से निकलना चाहते हो। दिस क्रॉसली इंडिकेट्स द एंगर ऑफ द पोएट। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, तो यहाँ माई कौन है? पोएट। तो कहते हैं कि बाकी लोग जो वहां से गुजरते हैं वो तो कहते हैं कि इस शेड ने और इस घर ने सीनरी को खराब कर दिया, लेकिन मैं ऐसी शिकायत नहीं करूंगा। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। ट्रस्टिंग सोरो का मतलब है कि ये जो शेड वाले हैं इन्होंने ट्रस्ट किया था अमीर लोगों पर कि वो उनके शेड पर रुकेंगे, लेकिन ये जो ट्रस्ट है इसके बारे में कभी किसी ने उनसे वादा नहीं किया, किसी शहरी व्यक्ति ने उनसे वादा नहीं किया था कि तुम यहाँ अगर शेड लगाओगे तो हम तुम्हारे शेड पर रुककर तुमसे सामान खरीदेंगे। ये अनसेड है, मीन्स कोई ऐसी प्रॉमिस नहीं है जो किसी ने की थी, लेकिन ये उन शेड ओनर्स की एक्सपेक्टेशन है जो कि पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से उन्हें दुख हो रहा है, वो सौरों में है। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सीनरी खराब होने की शिकायत है वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उससे बड़ी शिकायत ये है कि जो शेड वाले हैं उन्होंने विश्वास किया था उन अमीर लोगों पर कि वो आते जाते उनके शेड पर रुकेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो शेड ओनर्स दुखी हैं। तो ये जो शिकायत है ये बड़ी शिकायत है और पोएट की ये शिकायत है जो वो करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? पोएट उन अमीर लोगों को कह रहे कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम सेल्फिश हो, तुम अपना पैसा अपनी ही जेब में रखकर यहाँ से निकल रहे हो, जिससे कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। और मैं ये शिकायत करूँगा कि उस शेड के वहाँ पर होने से जो सीनरी है वो ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये शिकायत करूँगा कि जो शेड के लोग हैं जिन्होंने तुम पर विश्वास करके ये शेड लगाया है वो आज दुख में हैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम सेल्फिश हो, और ये मेरी शिकायत है। आगे पोएट कहते हैं, Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. कीपिंग फ्रॉम अस का यहाँ पे मतलब है कि कोई चीज जो कि आप डिजर्व करते हो लेकिन कोई आपको दे नहीं रहा, और बीइंग का यहाँ पे क्या मतलब है? हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो बॉडी है, और मूविंग पिक्चर्स यहाँ पर मूवीज के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि शहर से बहुत दूर जब लोग हाईवे पे निकल जाते हैं, गांव के किनारे हमने ये रोड साइड स्टैंड लगाया और हम जो आती जाती गाड़ियां हैं शहरी लोगों की उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें थोड़ा सा सिटी मनी दें, जो पैसा उन्होंने शहरों में कमाया है थोड़ा सा पैसा वो हम गांव वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम भी अपने हाथों में पैसा पकड़ के उसे फील कर सकें और उसे खर्च कर सकें एक अच्छी ज़िंदगी के लिए।
और उससे क्या होगा, हमारी जो बीइंग है वो एक्सपैंड हो जाएगी, यानी कि हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी और उससे हमें ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो पिक्चरों में देखने को मिलती है, ऐसी ज़िंदगी जिसका वादा हमें मूवीज़ करती हैं। अब जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कोई गरीब व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फिर क्या होता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो बहुत तरक्की करता है और बहुत अमीर बन जाता है। ऐसे ही पिक्चरें देखने के बाद इन गांव के लोगों को भी लगता है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके भी दिन बदल जाएंगे। और फिर पोएट कहते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो पार्टी पावर में है यानी कि जो सरकार है, उन्होंने भी इन गांव के लोगों को उनका हक नहीं दिया है। सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस मीन्स वो उनका हक उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि शहर से बहुत दूर गांव में हमने ये रोड साइड स्टैंड लगाया ताकि जो आने जाने वाले शहरी लोगों की गाड़ियां हैं वो शहर में कमाए हुए थोड़े से पैसे हमारे साथ बांटें और हम भी पैसों को फील कर सकें, उन्हें खर्च करके अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हमने ये चीज़ पिक्चरों में देखी है कि इस तरह से जो व्यक्ति मेहनत करता है वो तरक्की करता है और एक दिन उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। और जो सरकार है उन्होंने तो हमें हमारा हक नहीं दिया है। फिर पोएट कहते हैं इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. पिटिफुल मीन्स जिन पे बहुत तरस आता है, किन का मतलब होता है हमारे क्लोज वंस, हमारे रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स। मर्सीफुली गैदर्ड मीन्स जो एक दूसरे पर तरस खाकर इकट्ठे हो गए हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी का मतलब होता है लालची व्यक्ति और गुड डूअर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का भला करना चाहता है। बेनिफिशिएंट अगेन मीन्स कोई ऐसी चीज जो कि आपके लिए अच्छी है। और बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो शेर है ये बीस्ट ऑफ प्रे है क्योंकि ये एक दूसरे जानवर को मारकर खा रहा है। स्वॉर्म मीन्स टू गैदर अपॉन समथिंग, आप जब बहुत ही बड़े झुंड में इकट्ठा होकर मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मधुमक्खियों का जो स्वॉर्म है ये इस आदमी को अटैक कर रहा है, ये मधुमक्खियाँ एक स्वॉर्म में उड़ रही हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि ये जितने गरीब गांव वाले हैं इन्हें इकट्ठा किया जाएगा और इन्हें गांव में रहने के लिए भेज दिया जाएगा। मीन्स इनकी अभी तो लैंड कहाँ पर है, मेन रोड के किनारे पर है, वहाँ से उनकी लैंड को सरकार एक्वायर कर लेगी और उसके बदले इन्हें गांव में रहने के लिए भेज देगी और वहाँ पर इनके सहूलियत के लिए फिल्मों वाला, मूवी वाला थिएटर भी होगा जिसमें जो पिक्चर दिखाई जाती है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होती है, और स्टोर भी होगा जहाँ से वो अपनी ज़रूरत का सामान ले पाएंगे। और वहाँ पर सरकार उन्हें कह रही है कि तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे गुजारे के लिए सारी जो सहूलियतें हैं वो तुम्हें दी जाएंगी। और फिर पोएट कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। तो यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है, ऐसे लालची व्यक्ति जो कि शो करते हैं कि वो दूसरे का भला कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि ऐसे जंगली जानवर जैसे व्यक्ति जो कि शो करते हैं कि वो फायदा कर रहे हैं दूसरों का। तो कहते हैं कि ऐसे जो ढकोसलेबाज लोग हैं यहाँ पर वो कौन है, सरकार के जो लोग हैं वो इन गरीब लोगों के ऊपर इकट्ठा होकर अटैक करते हैं उनसे सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। शो उन्हें ये करते हैं कि वो उनका बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपने खुद के पर्पसेस, अपने खुद के एम्स फुलफिल करने के लिए उनको अटैक कर रहे होते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. सूद का मतलब है किसी को काम करना, किसी को रिलैक्स करना, शांत करना। एंड विट्स मीन्स आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है। एंशिएंट मीन्स पुराना, द ओल्डन वे।
तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये कैलकुलेटेड यानी कि बड़े हिसाब किताब से एक्शन करते हैं और ये एक्चुअली क्या करते हैं, इन बेचारे गरीब लोगों को शांत कर देते हैं, उन्हें रिलैक्स कर देते हैं, इतना रिलैक्स कर देते हैं कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये सरकारी लोग क्या कर रहे हैं। और फिर वो उन्हें बिगाड़ देते हैं, उन्हें स्पॉइल करते हैं, उन्हें ये शिक्षा देते हैं कि तुम सारा दिन सोते रहो और उनकी रातों की नींद को चुरा लेते हैं द एंशिएंट वे। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है इन गरीब लोगों के साथ, वो इन गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वैसे तो उन्हें इतना ज़्यादा शांत कर देती है, उनके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और फिर उन्हें आलसी बना देते हैं। वो इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि वो हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है, ग्रेजुअली उनकी जो लाइफस्टाइल है वो और भी ख़राब हो जाती है और उनके रातों की नींद भी छिन जाती है द एंशिएंट वे। जैसा पुराने समय में भी जो हम ब्रिटिशर्स थे वो भारत के लोगों के साथ ऐसा ही करते थे जैसे कि आज की सरकार इन लोगों के साथ करती है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. बेयर यहाँ पर मतलब है टॉलरेट, मीन्स बर्दाश्त करना, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, आपकी चाहत, लर्क्स मीन्स कोई चीज जो कि छुप छुप के बैठी हुई है, इंतजार कर रही है सही टाइम का जब वो अटैक कर पाए, स्क्वील मीन्स द साउंड ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं आई मीन्स पोएट अपने आप को रेफर कर रहे हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मुझे लगता है कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इन गरीब लोगों की हालत को। जब मैं देखता हूँ कि ये जो गरीब किसान हैं ये सारा दिन अपनी खिड़की के बाहर बैठे इंतज़ार करते रहते हैं, बच्चों की तरह इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ना कोई गाड़ी आएगी और उनके शेड के बाहर रुकेगी, तो बेचारे पूरा दिन इंतज़ार करते रहते हैं और भगवान से प्रे करते रहते हैं, लेकिन कोई भी आकर नहीं रुकता। इन वेन मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट। तो पोएट से इन गरीब किसानों की हालत बर्दाश्त नहीं की जाती जो कि पूरा दिन बच्चों की तरह अपने शेड की खिड़की के बाहर बैठे रहते हैं और प्रे करते रहते हैं कि कोई ना कोई गाड़ी आकर रुके और उनके शेड से कोई सामान खरीदे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this crossly, they had none, didn't it see? तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि 1,000 सेल्फिश कार्स वहाँ से गुजरती हैं, उस शेड के आगे जो सड़क है वहाँ से हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं और पोएट उन गाड़ियों को सेल्फिश कहते हैं क्योंकि उन गाड़ियों में जो बैठे हुए लोग हैं कोई भी उस शेड के बाहर रुककर कुछ नहीं खरीदता। तो कहते हैं कि अगर कोई रुक भी जाता है तो जो पहली गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो रुकती है फार्मर्स से प्राइसेस पूछने के लिए, भैया घिया कैसे दी है, टिंडे कितने के हैं, कद्दू कैसे के हैं, बेरीज कितने की हैं, तो सिर्फ रेट पूछने के लिए रुकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो दूसरी गाड़ी रुकती है, कई बार कोई गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी घुमानी होती है, दूसरी दिशा में वापस जाना होता है, तो अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और मुड़ने के लिए वहां पर रुकते हैं और इस चक्कर में घास को भी उखाड़ देते हैं। प्लाउ अप मीन्स उसे उखाड़ देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कई बार कोई गाड़ियां इसलिए भी रुकती हैं क्योंकि वो उससे रास्ता पूछना चाहती हैं। अरे भैया अमृतसर जाना है तो कौन सी सड़क लें, दिल्ली जाना है तो कौन सी सड़क लें, तो इस तरह से रास्ता पूछने के लिए भी कई गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं। चौथा एग्जाम्पल दिया कि कई गाड़ियां इसलिए भी रुक जाती हैं क्योंकि उन्हें गैस चाहिए होती है। गैस मीन्स फ्यूल, जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल डलता है ना, अमेरिका में गैस डलती है गाड़ियों में, तो वो फ्यूल भरवाने के लिए पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास पेट्रोल है, डीजल है। और इस बात पर तो पोएट को गुस्सा भी आ गया। दिस क्रॉसली इंडिकेट्स द एंगर ऑफ द पोएट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे नाराज हूँ मीन्स आई एम क्रॉस विद यू।
तो यहाँ पर पोएट गुस्से में कहते हैं कि इन बेचारे गरीब किसानों के पास इतनी महंगी गैस कहाँ से होगी बेचने के लिए। क्या इन गाड़ी वाले लोगों को दिखता नहीं है कि इनके पास गैस नहीं है, जो कि इनसे ऐसे सवाल पूछ के इनका निरादर करते हैं। और गैलन क्या है? गैलन एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एक बहुत ही बड़ा सा कंटेनर होता है, उसे गैलन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पोएट कहते हैं कि इन सड़क से बहुत हज़ारों की तादाद में सेल्फिश कार्स गुजरती हैं और कई गाड़ियाँ रुक जाती हैं सब्जियों का रेट पूछने के लिए। कोई रुक जाता है क्योंकि उसे अपनी गाड़ी घुमानी होती है, कोई गाड़ी रुक जाती है रास्ता पूछने के लिए, और कोई गाड़ियाँ रुक जाती हैं पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास गैस है, मुझे अपनी गाड़ी में गैस भरवानी है। और ये देखकर पोएट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ऐसे सवाल पूछकर वो इन शेड वालों को नीचा दिखाते हैं। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब यहाँ पे country word है, ये किस चीज़ को indicate कर रहा है? रूरल एरिया को। मीन्स जो विलेजेस होते हैं, जो हमारा कंट्री साइड होता है, उसे यहाँ पर कंट्री कहा गया है। रिक्विजिट का मतलब है रिक्वायर्ड, कोई चीज़ जितनी मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मीन्स एनर्जी, एंथुजियाज्म। वॉइस ऑफ द कंट्री मीन्स जो कंबाइंड आवाज है, कंबाइंड वॉइस है इन विलेजर्स की। एट वन स्ट्रोक का मतलब है एट वन गो, एक ही बार में। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गांव का पैसा है, जो गांव वाले पैसा कमाते हैं और जितना उनको प्रॉफिट होता है वो बहुत थोड़ा होता है। उस पैसे से, उतने प्रॉफिट से उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती, और यही गांव वाले लोगों की शिकायत है। और पोएट कहते हैं कि वो इनकी ये शिकायत सुन सुन के थक गए हैं और वो उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते, और वो कहते हैं कि इनकी मदद करने का एक ही तरीका है, एक ही बार में इन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि इनके जितने भी दुख दर्द हैं वो खत्म हो जाएं। फिर पोएट कहते हैं, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर मी टू Put me gently out of my pain. Sane का मतलब है to become mentally normal. तो अब पोएट कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, और अगले दिन जब मैं वापस से नॉर्मल हो जाता हूँ, जब मेरा दिमाग वापस से नॉर्मल काम करने लग जाता है, तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए, मेरी ऐसी तरह से मदद करनी चाहिए कि ये जो दर्द है, इन लोगों का तकलीफ देकर, इन लोगों का दुख देकर जो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उस दर्द से रिहा करने के लिए तुम कुछ ऐसा करो, तुम मेरी मदद करो। तो यहाँ पर पोएट हम सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू कहकर वो हम रीडर्स को कह रहे हैं कि तुम किसी तरह से कुछ ऐसा करो कि ये जो मेरी दर्द है, जो मेरी तकलीफ है, इन गरीब लोगों की हालत देखकर जो मुझे दुख हो रहा है, उससे निकालने के लिए मेरे को हेल्प करो। तो यहाँ पर हमने पोएम तो पढ़ ली, इसको समझ भी लिया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी देख लिए। अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस पोएम में बहुत जगहों पर एंजैबमेंट देखने को मिलती है। एंजैबमेंट क्या होता है? जब कोई सेंटेंस, सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी जाता है और इस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, इसे हम एंजैबमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसे पढ़ें, The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है जो कि 2 लाइन्स में लिखा गया है। ठीक है, तो पोइट्री में जब भी ऐसा देखने को मिले, इसे हम एंजैबमेंट कहते हैं। और अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम की बात करें तो इसकी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। अलग अलग जगहों पर, कहीं कहीं पर तो हमें राइम देखने को मिल रही है, कहीं पर राइम नहीं है, तो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है वो है रेपिटेशन।
रेपिटेशन लाइन 1 में ही हो रही है, इसकी बात हमने पहले भी की थी। लिटिल वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, द लिटिल ओल्ड हाउस, द लिटिल न्यू शेड। तो लिटिल वर्ड को रिपीट किया जा रहा है टू पुट एम्फेसिस ऑन द थिंग, ऑन द फैक्ट दैट इट वाज लिटिल, मीन्स बहुत छोटा था, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे। Another poetic device is personification. पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दें। जब वो कह रहे हैं अ रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, ये जो रोड साइड स्टैंड है ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीड कर रहा था। अब रोड साइड स्टैंड तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे प्लीड कर सकता है, राइट? क्योंकि प्लीड तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, लोग ऐसे कर सकते हैं ना, दलील करना, प्लीड करना। तो यहाँ पर जब पोएट कहते हैं अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, तो वो इस रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर इस सेंटेंस में भी हमें एंजॉयमेंट देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। यहाँ पर देखिए पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये एक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट में दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक होता है नाउन, दूसरा होता है एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के साथ, वो उस नाउन के लिए नहीं होता, वो किसी और चीज को इंडिकेट कर रहा होता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब वो कह रहे हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक, एक्चुअली ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश्ड, एक्चुअली द पीपल आर पॉलिश्ड हु आर सिटिंग इन दोज कार्स। तो ये जो एडजेक्टिव है पॉलिश्ड, ये इस ट्रैफिक पर अप्लाई नहीं होगा, ये उन लोगों पर अप्लाई होगा जो कि इन गाड़ियों में बैठे हुए हैं, तो वो लोग पॉलिश्ड हैं। सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर यहाँ पर हमें फिर से एंजॉयमेंट देखने को मिलती है इन तीनों लाइंस में, एक ही सेंटेंस चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइंस पर। यहाँ पर देखिए ट्रस्टिंग सॉरो, ये एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस ऑफ कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पर देखिए जो ट्रस्ट है, लोगों ने जो विश्वास किया है, इन शेड वालों ने जो शहर के लोगों पर विश्वास किया है, वो कभी प्रॉमिस नहीं किया गया था, ठीक है? तो ये जो विश्वास है ये बेसलेस है। सो वो कह रहे हैं ट्रस्टिंग सॉरो, ये जो लोगों का दुख है, ये जिस विश्वास पर बेस किया गया है, वो कभी भी किसी ने उनसे कोई वादा ही नहीं किया था। ट्रस्टिंग सॉरो एक मेटाफर है, बिकॉज इन लोगों का जो ट्रस्ट है और इन लोगों का जो सॉरो है, ये दोनों ही कभी कहे नहीं गए थे। ना तो किसी ने इन लोगों को कहा था कि तुम हम पर विश्वास करो, और ना ही किसी ने इन्हें कहा है कि तुम दुखी हो। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइंस में हमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। फार फ्रॉम, दोनों वर्ड्स फ साउंड से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए पिक्चर्स प्रॉमिस, दोनों वर्ड्स प साउंड से शुरू हो रहे हैं। दैट, द, दोनों द साउंड से शुरू हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर एंजॉयमेंट भी है। यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस आगे चल रहा है नेक्स्ट लाइंस में। नेक्स्ट सेट ऑफ लाइंस में फिर से हमें एंजॉयमेंट देखने को मिलती है, एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है 3 लाइंस में। फिर हमें यहाँ पर एक और डिवाइस देखने को मिलता है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? यहाँ पर भी दो वर्ड्स यूज होते हैं साथ साथ, और दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये जो दो वर्ड्स होते हैं ऑक्सीमोरॉन में, इनका आपस में जो मतलब होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मीन्स एक दूसरे को अपोज करता है। देखिए ग्रीडी, गुड डूअर्स। ग्रीडी मीन्स लालची, गुड डूअर मीन्स अच्छा करने वाला। अब जो व्यक्ति लालची है वो किसी दूसरे का भला या अच्छा नहीं कर सकता। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इनका मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। इसी तरह से बेनिफिशिएंट, बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट मीन्स फायदेमंद, कोई व्यक्ति जो किसी का फायदा करता है। बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? वो जंगली जानवर जो दूसरे को मार कर उसे खा जाता है। अब कोई इंसान अगर किसी का भला कर रहा है तो वो बीस्ट ऑफ प्रे नहीं हो सकता। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीमोरॉन है। साथ ही साथ ये दोनों
एलिट्रेशन के भी इंस्टेंसेस है, ग्रीडी, गुड डूअर्स, दोनों जी से स्टार्ट हो रहे हैं। बेनिफिशिएंट, बीस्ट ऑफ प्रे, दोनों ब साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ लाइंस पर चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एंजैबमेंट देखने को मिलती है। ये जो ब्लू कलर के लाइंस हैं, ये जो एंड हो रहे हैं, यहाँ पर एंजैबमेंट है, एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। फिर हमें यहाँ पर एनाफोरा भी देखने को मिलता है। एनाफोरा क्या होता है? जब दो कंसेक्यूटिव लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती हैं, दैट इज एनाफोरा। नेक्स्ट लाइंस में हमें ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिलता है सेल्फिश कार्स में। यहाँ पर देखिए, जब कार्स को सेल्फिश कहा गया है, एक्चुअली कार्स सेल्फिश नहीं है, बल्कि वो लोग सेल्फिश हैं जो इन गाड़ियों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो गया है, ये कार्स के लिए नहीं लेकिन पीपल को रेफर करता है। फिर यहाँ पर भी हमें एनाफोरा देखने को मिल रहा है। ये जो दो लाइंस हैं, एंड अनदर टू आस्क से शुरू हो रही हैं, दो कंसेक्यूटिव लाइंस, सो दिस इज एनाफोरा। यहां पर भी एंजैबमेंट देखने को मिल रही है, एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। इन लाइंस में भी आपको एंजैबमेंट मिल रहा है। अब दो और पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में देखने को मिलते हैं, वो हैं एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब कोई वावल साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी एक लाइन में, उसे हम एसोनेंस कहते हैं। और जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में, तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। तो अगर हम इन लाइंस में देखें तो जो हमारी लास्ट लाइन है, इसमें आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो यहाँ पर एसोनेंस देख सकते हैं हम, आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट। इस लाइन में भी आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, पॉलिश्ड ट्रैफिक विद माइंड, तो यहाँ पर भी एसोनेंस है। इस लाइन में ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। यहाँ पर लास्ट लाइन में हमें कॉन्सोनेंस देखने को मिलता है, स साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, so much as the trusting sorrow of what is unsaid। तो यहाँ पर देखिए स साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। इस लाइन में देखिए, यहाँ पर भी हमें कॉन्सोनेंस देखने को मिलता है, ट साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। नेक्स्ट लाइन में व साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। लास्ट लाइन में हमें एसोनेंस देखने को मिलती है, आई साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। इस लाइन में हमें कॉन्सोनेंस देखने को मिलती है, द और ट दोनों ही साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। लास्ट लाइन में कॉन्सोनेंस है, स साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, the squeal of brakes, the sound of a stopping car। फर्स्ट लाइन में the sound prominent है, यहाँ पर consonants है, the 1000 selfish cars that pass। इस लाइन में o sound prominent है, assonance देखने को मिलता है, one did stop but only to plow up grass। यहाँ पर हमें assonance देखने को मिलता है, I sound is prominent, requisite lift of spirit। और लास्ट लाइन में कॉन्सोनेंस है, पर साउंड इज प्रोमिनेंट, पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हमने अ रोडसाइड स्टैंड पोएम की एक्सप्लेनेशन देखी, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी समझे और इसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखा। आई होप आपको पोएम इजीली समझ में आ गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड with this is Ruchika signing off till we meet next. Take care and goodbye.